मैथमेटिक्स में आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.4 कर चुके थे और उसके बाद मिसलेनियस एग्जांपल्स भी सॉल्व कर चुके थे। मिसलेनियस एग्जांपल्स के बाद सीधे एक्सरसाइज पर आएंगे जो कि आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है और कोशिश ये कि बड़ी जल्दी से इनको सॉल्व कर दिया जाए। लिखा है एक्स वाई तल में, मतलब जेड यहां शामिल नहीं है। एक्स वाई तल में एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। आपको याद होगा कल आपने एग्जाम्पल में एक ऐसा क्वेश्चन लगाया था, 26 नंबर एग्जाम्पल, जिसमें था कि एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश लिखिए। एक्स वाई तल में सभी मात्रक सदिश लिखिए, ऐसा आया था। और वो क्या बना था मात्रक सदिश हमारा? वो बना था कि अगर हम धनात्मक एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में उस वेक्टर का कोण थीटा मान लें तो वो आया था कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, उसकी वैल्यू आई थी। याद है आपको? तो यहां पर भी देखिए, ये मैं एक्स वाई तल बना लेता हूं। यहां पे ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट ओ है। यहां पर आपको बताया गया है कि धनात्मक एक्स अक्ष से वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला, धनात्मक एक्स अक्ष ये है, वामावर्त दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश लिखिए। एक ऐसा सदिश लिखना है जिसका मापांक कितने के बराबर हो? जिसका मापांक 1 के बराबर हो। अगर ये बिंदु P मान लिया जाए तो इसका मापांक 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन के मुताबिक आपको मात्रक सदिश लिखना है। क्या लिखेंगे इस मात्रक सदिश को आप? अब अगर मात्रक सदिश है तो आप चाहें तो इसके ऊपर कैप लगा सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर है ना, तो इसके ऊपर आप क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे ऐसे। और ओपी की वैल्यू क्या आएगी बता सकते हैं? पिछले क्वेश्चन में यही एंगल कितना माना गया था? थीटा। अब अगर ये एंगल थीटा माना गया था तो ये वेक्टर क्या बना था? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, तो ये क्या है? ये है मात्रक सदिश, या हम इसको लिख सकते हैं अभीष्ट मात्रक सदिश। अच्छा, तो वेक्टर ओपी इज इक्वल टू, आज थीटा की जगह पर कौन है? 30 डिग्री, तो हम लिख देंगे cos 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। cos 30 डिग्री इज √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप। ये आ गया है एक ऐसा मात्रक सदिश जो कि धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, और क्या पहचान है कि एक मात्रक सदिश है? आप मापांक निकाल के देखिए, 1 मिलेगा। मापांक कैसे निकालोगे? अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 3/4 प्लस 1/4 4/4, 1 आ जाएगा इसका मापांक। ठीक है ना? तो ये आपने एग्जाम्पल में लगाया है तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर मात्रक सदिश ना कहा जाता तो क्या होता? केवल वेक्टर बोल दिया जाता तो क्या लिखते फिर हम? फिर ये लिखना पड़ता मॉडुलस आर, क्योंकि अभी मात्रक सदिश है तो मॉडुलस आर का मान 1 है, लेकिन अगर मात्रक सदिश नहीं होता तो मॉडुलस आर का मान 1 तो नहीं होता ना, इसलिए वो हमको लिखना पड़ता। ठीक है ना बबू? पीछे दरवाजा बंद कर दो जरा वो। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। लिखा हुआ है बिंदु P x1 y1 z1 और Q x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात करिए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं ऐसे लिए ले रहा हूं, कुछ भी ले लीजिए, x y और ये z, कैसे भी ले लीजिए। यहां पर एक बिंदु है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और ये एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2। आपको बोला गया है
इनको मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात करिए। मिलाने वाले सदिश तो मिला दीजिए भाई, ये मिलाने वाला सदिश हमने बना लिया। हमें पी क्यू चाहिए। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये ओरिजिन पॉइंट है तो ओपी इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ओक्यू इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो आप ओपी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। अच्छा, वेक्टर ओ क्यू यानी कि बिंदु Q का स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु Q का स्थिति सदिश आएगा बेटा x1 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। हमको बिंदु P और Q को मिलाने वाला सदिश चाहिए, यानी कि हमको PQ चाहिए। कैसे निकालोगे PQ बताइए? Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर। Q के पोजीशन वेक्टर में P का पोजीशन वेक्टर माइनस करिए। माइनस करना आपको आता है, इसलिए हम अगली लाइन पे ये आंसर लिखेंगे। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है ना? अच्छा, तो ये क्या हो गया बेटा? वेक्टर PQ आ गया। पर उन्होंने पूछा है इस वेक्टर PQ के अदिश घटक और परिमाण पूछा है। देखो, परिमाण तो निकाल दो तुरंत का तुरंत एकदम। कैसे? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या लिखें बताओ भाई? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ये तो आ गया परिमाण। अब PQ के अदिश घटक बताने हैं। बता सकते हैं आप? PQ के अदिश घटक क्या होंगे? अदिश घटक आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक ही तो अदिश घटक होते हैं। तो अदिश घटक आएंगे x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। समझ आ गया कि नहीं आ गया ये आपको? ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन पे है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करिए। एक काम करिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसे लगाते हैं। ठीक है ना? नोट करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आप अगर ऐसे देखेंगे तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? पूर्व, ये पश्चिम, इस डायरेक्शन को हम उत्तर ले लेते हैं और ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? दक्षिण। ठीक है, अब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है। आप अपने आप को यहां पर मान लीजिए, तो वो लड़की यहां खड़ी है और 4 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलती है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चलते चलते वो पश्चिम दिशा में आ गई। अब वो लड़की यहां पर खड़ी है। आगे है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलती है। ये पश्चिम जो लिखा है ना, इसको आप पूर्व कर लीजिए, यहां थोड़ा सा मिस्टेक है भाई। तो उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम दिशा में, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब अगर वो लड़की यहां पर खड़ी है तो उसके लिए उत्तर कहां पर है? उसके लिए उत्तर इधर है कि उसके लिए उत्तर इधर है? इधर है उत्तर। अच्छा, अभी हम यहां पर खड़े तो मेरे लिए उत्तर इधर है। अभी यहां खड़े, मेरे लिए उत्तर इधर है। अब हम चल के यहां पर आ गए, अब हमारे लिए उत्तर कहां है? इधर है। क्यों ऐसा होगा? आपके ऐसा चल लेने से उत्तर की डायरेक्शन क्यों बदल जाएगी? अभी आप थोड़ा और दूर निकल जाओगे, फिर आप बोलोगे उत्तर इधर आ गया। ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको ध्यान से देखिए, आप खुद गौर करिए ना, आप खुद गौर करिए।
आप जहां भी रहते हैं वहां से एक डायरेक्शन आपने देखी कि इधर की तरफ उत्तर पड़ता है, या आप जिस तरफ मुंह करके बैठे हैं, अच्छा आप खुद सोचिए, आप जिस तरफ आपका फेस है ना वो डायरेक्शन दक्षिण है, साउथ है। अब मैं इधर वाले बच्चे से पूछता हूं कि साउथ किधर है, क्या बोलेगा वो तो ऑब्वियस सी चीज है ना, वो तो यही कहेगा इधर साउथ है। अब इधर वाले बच्चे से मैं पूछता हूं साउथ किधर है, वो क्या बोलेगा, साउथ उधर है। ऐसा तो नहीं है ना, तो डायरेक्शन ऐसे नहीं बदलती है। क्या होगा, ये लड़की जो यहां पर आ गई है, अब इसके लिए उत्तर कहां है, अब इसके लिए उत्तर ये है। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब इसके लिए उत्तर इधर है, अब वो क्या कर रही है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में चलती है, वो भी 3 किलोमीटर। अब देखिए बउआ ध्यान से, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की तरफ, तो ऐसे चले कि ऐसे चले, ऐसे चले, तो उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की तरफ कितना चली, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, और ये एंगल कितना हुआ, 30 डिग्री, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर। समझ आ रहा है आपको, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 3 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है, 4 किलोमीटर है, ये उसका प्रारंभिक बिंदु है। क्वेश्चन में पूछा गया प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात करिए। दिस इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर, जहां से उसने प्रस्थान किया है वो उसका प्रारंभिक बिंदु ना ये है, और यहां से उसको करना क्या है, लड़की का विस्थापन ज्ञात करना है कि अभी जहां पर है, मतलब हमको ये डिस्टेंस मालूम करनी है। कुछ बात समझ में आ रही है। अब अगर हम इस पॉइंट का निर्देशांक पता लग जाए, इस बिंदु का निर्देशांक अगर हमको पता लग जाए, फिर हम ये काम कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, उसके लिए यहां से हम ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे, यहां पर वो लंबा आया, ये एंगल कितना आएगा बता सकते हैं, 60 डिग्री, क्योंकि बउआ ये वाला कोण अगर 30 डिग्री है तो फिर ये 60 डिग्री ही तो आएगा। हमको इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए। अगर आपको इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो हमको यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए, और फिर ये डिस्टेंस हमको यहां से यहां तक चाहिए, और हमको बड़ी आसानी से निर्देशांक मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब कैसे मालूम करें, पहले तो ये मालूम करिए, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ओ, इसका नाम रख दो ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, कौन सा समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में हम लगाएंगे साइन 60। साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण। लंब मतलब AC और कर्ण मतलब BC। साइन 60 √3/2, AC हमें मालूम करना है, BC हमें पता है 3 किलोमीटर है, ये इसको इधर भेज देंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बउआ, 3√3/2 किलोमीटर, ये AC की वैल्यू आ गई, ये डिस्टेंस आ गया भैया। अब हम AB का भी पता लगाना चाहते हैं, तो अब इसी में cos 60 आप लगा लो, इसी त्रिभुज में cos 60 क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार इसका AB है, कर्ण BC है, AB अपॉन BC, cos 60 1/2, AB I want to find out, BC I know that is 3 किलोमीटर, तो AB की वैल्यू बउआ कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, 3/2 किलोमीटर। तो बेटा अगर AB 3/2 किलोमीटर है तो फिर OA कितना होगा बताइए। पूरा यहां से O से B तक का डिस्टेंस कितना है बेटा, 4 किलोमीटर, उसमें से AB आपका केवल 1.5 किलोमीटर है, तो O से A तक क्या बचेगा, 2.5 किलोमीटर, 5/2 किलोमीटर। नहीं समझ में बात आई आपको, नहीं आया, आ गया ना, कि पूरा O से B तक 4 किलोमीटर है, उसमें से AB 1.5 किलोमीटर है, तो O से A तक का डिस्टेंस कितना आया, 2.5 किलोमीटर, वो 5/2 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपको पता है, तो इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं मुझे, बताइए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा।
-5/2 ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस प्लस 3√3/2, ठीक है ना, 3√3/2। ये अब बताएं ये चीज समझ आई कि नहीं आई आपको? ये डिस्टेंस कोमा ये डिस्टेंस लिखेंगे, इसका निर्देशांक निकल करके आ जाएगा। अब बिंदु सी का स्थिति सदिश क्या होगा? बिंदु सी का स्थिति सदिश, बिंदु सी का स्थिति सदिश OC इज इक्वल टू -5/2 I कैप प्लस 3√3/2 J कैप। हमको विस्थापन चाहिए, विस्थापन चाहिए मतलब O से C तक की जो भी डिस्टेंस है ना उसका मापांक चाहिए हमको। तो हम मॉड्यूलस ऑफ OC निकाल लेते हैं, √। चलिए I के गुणांक का स्क्वायर करिए तो ये 25/4, इसका वर्ग करें 3 × 9 = 27/4, 27 और 25 कितने हो जाएंगे? 52/4, √13 किलोमीटर। ये उसका प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन आ जाएगा। अब ये हम देख लेंगे कि इसका आंसर क्या दे रहे हैं। विस्थापन का सदिश दिया गया है -5/2 I कैप। और देखिए चीज वैसे भी ये सही है। कैसे सही है? उन्होंने पूछा है कि लड़की का विस्थापन ज्ञात करिए, और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो हमें इसका सदिश ही दे देना चाहिए था, ठीक है ना। हमने मापांक निकाल के दिखा दिए, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज विस्थापन बताना है मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी आपको बतानी है तो वेक्टर ही बताइए बस। अब आप ही बताएं समझ आ गया कि नहीं आ गया। और सभी लोग अपनी अपनी बुक्स में वो जो लिखा है ना पश्चात व उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर, तो उत्तर से 30 डिग्री पश्चिम की ओर नहीं, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व की ओर। और यही रीजन है कि जब मैंने सवाल को पहली बार पढ़ा था ना मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम है यहां पर, नहीं तो उतनी सी जगह थी मेरे पास, मैं उतने में कर लेता, पर हम रुके ताकि इस प्रॉब्लम को चेक किया जाए कि आखिरकार है क्या। और बाद में पता चला कि 30 डिग्री पूर्व की दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और फिर रुकती है। बाकी का क्वेश्चन आपके सामने है, समझ आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th नंबर। 4th नंबर पे लिखा हुआ है यदि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तब क्या यह सत्य है कि मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ B प्लस मॉड ऑफ वेक्टर C? क्या हम ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ A जो होगा वो मॉड ऑफ वेक्टर B प्लस मॉड ऑफ वेक्टर C के बराबर होगा? देखिए भैया इन्होंने क्वेश्चन किया कि अगर वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C, अगर वेक्टर A का मान वेक्टर B और वेक्टर C के जोड़ के बराबर है तो क्या हम यह भी लिख सकते हैं कि वेक्टर A का मापांक वेक्टर B के मापांक और वेक्टर C के मापांकों के योग के बराबर होगा? आप अपने उत्तर को स्पष्ट करना है, आपको उत्तर की पुष्टि देनी है आपको कि पहली बात तो क्या यह सत्य है ये बताओ, और अगर सत्य है नहीं है तो उसका क्लेरिफिकेशन दीजिए कि आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। हम एक काम करना चाहते हैं, हम दोनों पक्षों का मापांक लेकर उसका वर्ग करके देखना चाहते हैं। तो दोनों पक्षों का मापांक लिया और हम वर्ग करना चाहते हैं, B प्लस वेक्टर C होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा तो हम कर सकते हैं ना, दोनों पक्षों का मापांक लिया और वर्ग कर दिया। इसके मापांक का वर्ग आएगा वेक्टर A का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या आएगी बता सकते हैं आप? मॉड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर C स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर B इंटू मॉड ऑफ वेक्टर C इंटू कॉस थीटा, जहां थीटा वेक्टर किसके किसके बीच का कोण है बताइए? देखो यहां पर वेक्टर B डॉट वेक्टर C आता, हमने वेक्टर B डॉट वेक्टर C का फॉर्मूला ओपन कर दिया, मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C कॉस थीटा लिख दिया, तो ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है? वेक्टर B व वेक्टर C के बीच कोण है।
बउआओ, ठीक है ना बेटा। अब ये तो मिला हमको इससे, जब वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। और अगर ऐसा है तो क्या होगा, इसको देखते हैं। अब हम इसका भी वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहां करके दिखा देते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा ना। यहां पर ये आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू मॉड ऑफ वेक्टर सी। इसका स्क्वायर तो बउआ बस इतना आएगा, इसमें तो इसके साथ में कॉस वगैरह आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर थे और ये सब स्केलर नंबर हैं। आप देखो ये मापांक निकाले गए हैं पहले से ही इनके अलग अलग, और मापांक निकालने से आपने बहुत सारे वेक्टर्स के मापांक निकाले हैं, मैग्नीट्यूड्स निकाले हैं, वो सब स्केलर नंबर तो आते हैं। तो ये सब स्केलर नंबर हैं और स्केलर नंबर का वर्क करने में यहां बीच में कॉस थीटा क्यों आएगा। अब आप खुद देख सकते हैं क्या ये और ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं? नहीं बराबर है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसमें। 2 मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी के साथ कॉस थीटा है, इसमें नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है तो मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी सत्य नहीं है। समझ आ रहा है आपको? तो हम लिख देंगे, इसलिए यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तब मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी प्लस मॉड ऑफ वेक्टर सी सत्य नहीं है। समझ आया आपको? अच्छा, अपने उत्तर की पुष्टि करिए। कर दिया, दिखा तो दिया हमने, क्लेरिफिकेशन कर दिया उसका कि इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये बराबर नहीं है एक दूसरे के। समझ में नहीं आया आपको? ये आ गया? अच्छा, इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यही लगा देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, x का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए x आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एक मात्रक सदिश है। देखो, x आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप कैसा सदिश है? एक मात्रक सदिश है। बेटा अगर कोई भी सदिश एक मात्रक सदिश है तो आपको क्या लगता है कि उसका मापांक जो होना चाहिए वो 1 आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसका मापांक कैसे निकाला जाए? मॉड्यूलस ऑफ x इंटू मॉड्यूलस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। इसको तो हम ऐसा लिखा रहने देंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप जो वेक्टर, इसका मापांक कितना मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 1। तो मॉड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 3। समझ आया? मतलब x ऐसा नंबर होगा जिसका मापांक 1 अपॉन अंडर रूट 3 आएगा। इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। अगर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 है तो भी उसका मापांक 1 अपॉन अंडर रूट 3 आएगा, और अगर x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 है तो भी तो उसका मापांक 1 अपॉन अंडर रूट 3 आएगा। तो x की ये वैल्यू आपको मिल जाएगी प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3। समझ नहीं आया आपको? फिर से देखिए जरा आप, यहां तक तो सबको क्लियर है कि नहीं है? फिर ये हमने जो लिखा वही तो प्रॉब्लम हो रहा है आपको। बड़ी आसान सी चीज है बेटा। यहां इस लाइन को देखकर आपको क्या पता लगा? आपको पता लगा कि x का मापांक 1/√3 चाहिए हमको। x का मापांक 1/√3 चाहिए। अब आप खुद देख लो ना, अगर हम x को प्लस 1/√3 लिखेंगे तो उसका मापांक क्या आएगा? 1/√3। अगर हम x को माइनस 1/√3 लिख देंगे तो भी तो बेटा उसका मापांक 1/√3 ही आएगा ना। तो x के दो मान हो सकते हैं, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा। नोट कर लीजिए इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। पहले हम वेक्टर ए और वेक्टर बी नोट कर लेते हैं कि ये क्या दिए गए हैं। वेक्टर ए दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप
2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और वेक्टर b हमको दिया गया है i कैप माइनस 2j कैप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। कह रहे इनके परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए जिसका परिमाण 5 इकाई हो। सबसे पहले इनका परिणामी आप निकाल लीजिए। वेक्टर ए व वेक्टर बी का परिणामी, किन्हीं दो वेक्टर्स का अगर आपको रिजल्टेंट पता लगाना हो तो आप उन दोनों वेक्टर्स को आपस में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। 2i प्लस आई कितना हो जाएगा? 3i प्लस j कैप और प्लस 0k कैप। क्यों? माइनस के प्लस के 0 हो जाएगा ना। तो ये तो हुआ क्या आ गया? वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणामी। इसे हम वेक्टर सी मान लेते हैं। मान लिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो परिणामी है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वो वेक्टर सी के बराबर है। अब उन्होंने बोला इसके समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो हमको क्या करना है? वेक्टर सी के समांतर एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 5 इकाई हो। देखो ध्यान से, आपको याद होगा यूनिट वेक्टर जब आपने पढ़ा है तो उस समय आपको याद होगा कि अगर किसी भी क्वांटिटी का फुल वेक्टर आपको चाहिए तो उसका परिमाण लीजिए और उसी दिशा का क्या ले लीजिए? इकाई सदिश ले लीजिए। तो आज हमको वेक्टर सी के समांतर एक ऐसा सदिश चाहिए जिसका परिमाण 5 इकाई है। तो हमको क्या करना चाहिए? परिमाण लेना चाहिए पहले तो, और फिर उसी दिशा के इकाई सदिश से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। वेक्टर सी के समांतर चाहिए ना आपको, तो वेक्टर सी का इकाई सदिश आप ले लीजिए, परिमाण में एकांक सदिश से गुणा कर दीजिए। तो 5 की जगह 5, सी का इकाई सदिश कैसे निकालेंगे? वेक्टर सी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर सी। वेक्टर सी की वैल्यू है 3i कैप प्लस j कैप। बस करो 0k कैप, क्यों फालतू लिखोगे? मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √10। देखिए 3 त्रिगुण 9 और 1 10। बहुत ज्यादा अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इसका गुणा करवा दीजिए। तो अभी आंसर आप चेक कर लो कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट में आंसर दिया जा रहा है, वैसे हम बना सकते हैं इसको। √10 का ना ऊपर नीचे गुणा करा गया है। √10 से ऊपर नीचे आप गुणा कर सकते हैं, इसको कर लीजिए। इसको भी अलग अलग करना पड़ेगा। चलो पहले इसको गुणा करो। 5 तियां 15i कैप, 5 तियां 15i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5j कैप अपॉन √10 है। √10 से आप अंश और हर में गुणा करवा दीजिए। तो क्या बचेगा? इसका गुणा इससे होगा, फिर ये 10 के साथ अलग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 √10 i कैप प्लस 5 √10 j कैप अपॉन √10 इंटू √10 से क्या हो जाएगा? 10। अब इसको अलग अलग कर दीजिए आप। तो 15 √10 i कैप अपॉन 10 प्लस 5 √10 अपॉन 10 j कैप। 5 से काटिए, 5 तियां 15, 5 दूना 10 i कैप, 5 दूना 10 ये कट जाएगा √10 अपॉन 2 j कैप। ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर 3/2 √10 i कैप प्लस √10 अपॉन 2 j कैप। बताइए समझ आया कि नहीं आया? और एक चीज और समझ लीजिए, अगर दो सदिश आपको दिए जा रहे हैं और आपको बोला जाए इनका रिजल्टेंट पता लगाइए, अगर कंपोनेंट फॉर्म में दो सदिश आपको दिए गए हैं और रिजल्टेंट आपसे पूछा जा रहा है, तो रिजल्टेंट के लिए क्या कर देंगे? दोनों सदिश को ज्यों करते हुए आप जोड़ दीजिएगा, उससे दोनों का परिणामी निकल के आ जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन मैं इतने में बता देता हूं क्योंकि मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूं 7 को,
ये जिम्मेदारी आपकी है। कुछ थोड़े बहुत काम आप भी करते रहिए धीरे धीरे से, नहीं तो आप बहुत आलसी हो जाएंगे फिर। ए की वैल्यू कितनी है? आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। व्हाट इज वेक्टर बी? वेक्टर बी इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। वेक्टर सी है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो सदिश 2 वेक्टर a माइनस वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करिए। देखो क्या करना है आपको। पहले तो 2a माइनस बी प्लस 3c मालूम करना है, मतलब a में 2 का गुणा करवाओ, माइनस बी को लिखो, सी में 3 का गुणा करवाओ, इसको हल करो। सॉल्व करने से एक वेक्टर आ जाएगा, फिर उसका मात्रक सदिश निकालना है आपको। कर दें हम? आ जाएगा। क्या करेंगे बता दीजिए। अच्छा एक बार ए में 2 का गुणा करके यहां लिखो, माइनस निशान लगाइए, बी को लिखिए, माइनस निशान लगाए तो बी के सारे निशान बदल जाएंगे, और सी में 3 का गुणा करिए, यहां लिख दीजिए। सॉल्व कर लीजिए, आई जे के में एक वेक्टर आ जाएगा, और उसका आपको क्या करना है? मात्रक सदिश निकालना है। और मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे? वो वेक्टर बटे उसका मापांक ना आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद से कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि बिंदु ये और ये यानी कि ए बी और सी समरेख हैं। बी द्वारा एसी को विभाजित करने वाला अनुपात भी ज्ञात करिए कि जो बी है वो एसी को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये भी आपको मालूम करना है। पहले तो ए बी सी समरेख है, ये दिखाना है हमको। देखो भाई, बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं, ये हम ए ले लेते हैं, और ए के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 माइनस 2 माइनस 8, 1 माइनस 2 माइनस 8। बिंदु बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 5 0 माइनस 2। पहले संरेख दिखाना है ना, ऐसे ना रखो इसको, पहले आप सीधे ए बी सी ही ले लो। ए दिया गया है आपको 1 माइनस 2 माइनस 8, 1 माइनस 2 माइनस 8। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 0 माइनस 2, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 11 3 7, 11 3 7। क्या तरीका है संरेख को दिखाने का? संरेख को दिखाने का हमारा ये तरीका है कि हम ए बी निकालें, बी सी निकालें और सी ए निकाल लें। फिर ये देखेंगे कि अगर किन्हीं भी 2 का योग तीसरे के बराबर आ जाता है तो तीनों बिंदु आपस में संरेख हो जाएंगे। फिलहाल ये ए के बिंदु, बी के या सी के बिंदु दिए गए हैं, इनसे हम इनके स्थिति सदिश बना सकते हैं। और ए की वैल्यू यानी कि ए का स्थिति सदिश क्या बनेगा? आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। इसी तरीके से वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर 5i कैप माइनस 2k कैप, क्योंकि जे वाला पार्ट 0 है उसका। और वेक्टर सी का पोजीशन वेक्टर होगा 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। हमको सबसे पहले वेक्टर ए बी निकालना है। वेक्टर ए बी के लिए ओ बी माइनस ओ ए कर लेंगे। ओ बी में से ओ ए को माइनस करिए, 5i में से i माइनस कर दीजिए तो 4i। इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2j। माइनस 2k में माइनस 8k को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा 6k। ये वेक्टर ए बी आ गया। साथ में हम वेक्टर ए बी का मापांक भी निकालते चलते हैं। 4 चौके 16, 4 20 और 36 कितने हो जाएंगे? 56। ठीक है ना? और 56 का वर्गमूल क्या होगा? 8 सत्ते 56, 7 दूना 14, चौके 56, 2 अंडर रूट 14।
तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√14। अब थोड़ा जरा BC निकाल लीजिए। BC कैसे BC निकालने के लिए OC माइनस OB हमको करना पड़ेगा। OC माइनस OB, OC में से OB माइनस कर दिए, 11i में 5i माइनस करिए 6i, 3j में से तो ये पूरा का पूरा 3j आ जाएगा। 7k में से -2k को माइनस करिए, ये 9k बन जाएगा। ये BC वेक्टर आ गया। अब आप BC वेक्टर का मॉडुलस भी निकाल लीजिए। तो 36, 9, 45 और 81, 126। भाई इसका वर्गमूल 36, ये 9, तो 36, 9, 45 और 81, 8, 4, 12, 126 आ जाएगा। 126 का स्क्वायर रूट क्या बना? कितना? 3√14, 14 9 126। ठीक, तो ये बन जाएगा 3√14। इसके बाद CA भी निकाल लीजिए आप। वेक्टर CA कैसे निकालेंगे? OA माइनस OC, OA में OC माइनस करिए, इसमें इसको माइनस करिए। I में से 11i माइनस होगा तो माइनस 10i, -2j में से इसको माइनस करिए तो -5j, और -8k में 7k माइनस करिए तो -15k। बड़े नंबर आ रहे हैं भाई। मापांक निकाल लेंगे अंडर रूट, ये आ जाएगा 225 और इसका 100 आएगा 325। 15 का 225 ही तो होता है ना, तो 225 और 100 325 और 25 350, और 350 का बताओ वर्गमूल निकाल के कितना आएगा स्क्वायर रूट इसका? देखिए 50 गुणे 7 करेंगे और 50 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7, 5√14 आ जाएगा। 5√14 यही तो आ जाएगा ना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमने AB BC CA तीनों के मापांक निकाल लिए हैं बेटा। अगर आपने तीनों के मापांक निकाल लिए हैं, यहां पर स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि AB और BC का मापांक का जोड़ करते हैं तो CA आ जाता है। स्पष्ट है कि मॉड्यूलस AB प्लस मॉड्यूलस BC इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ CA। देखो ना, AB का मापांक कितना है 2√14, BC का है 3√14, तो 5√14 हुआ, और ये 5√14 मापांक CA का आ गया। अगर मैंने बोला था कि मापांक निकालिए, अगर किन्हीं दो के मापांकों का जोड़ तीसरे के मापांक के बराबर आ जाता है तो तीनों बिंदु आपस में कैसे हो जाएंगे? संरेख तो हो गए। इसलिए A, B, C कैसे हैं? संरेख हैं। अब लेकिन हमारा आंसर पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बोला ये भी बताइए कि B द्वारा AC को विभाजित करने वाला बिंदु ज्ञात करिए। B के द्वारा AC को विभाजित करने वाला बिंदु कौन सा होगा? ओ सॉरी, बिंदु नहीं, अनुपात। तभी तो मैं सोचूं कि B द्वारा AC को विभाजित करने वाला बिंदु, मैं खुद गलत पढ़ रहा था। अनुपात मुझे पता लगाना है। इसका मतलब अब देखो एक चीज और भैया देख सकते हो आप यहां पर, क्योंकि AB प्लस BC CA के बराबर है। इसका मतलब है जो हमारा, जैसे तीनों को बिंदु को मिलाने की लाइन आएगी, उस लाइन में एक तरफ A रहेगा, दूसरी तरफ C रहेगा, B बीच में कहीं पर आएगा, तभी तो AB और BC का जोड़ CA के बराबर आ रहा है। तो सबसे लंबी लाइन यहां पर कौन सी होगी? सबसे लंबी लाइन यहां पर AC होगी या CA होगी, जो आपकी मर्जी, आप कर लो, ऐसे बना लो, क्योंकि आपने अभी तक विभाजन सूत्र जब लगाते थे तो चित्र ऐसे ही बनाए हैं ना, तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। ये हम बना लेते हैं A, इसको बना लेते हैं C, और यहां कहीं पर हम बना लेते हैं B को। A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? चलो यहां पर कहीं ओरिजिन पॉइंट कर लो। ये OA हो गया, ये OC हो गया, इसको OA लिखा जाएगा, इसको OC लिखा जाएगा,
और ये ओ बी है। ओ ए की वैल्यू आपको दी गई है, ओ बी ओ सी तीनों की वैल्यू आपको दी गई है। ठीक है, कैसे आप पता लगाते थे इसकी वैल्यू? अगर हम ये मान ली कि ये m है और ये n है, मान लिया कि जो बिंदु B है वो A और C को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, और ये अनुपात ही हमको बस मालूम कर लेना है। तो हम विभाजन सूत्र लगाएंगे। आप यहां पर लिख सकते हैं, माना B, A व C को मिलाने वाली रेखा को m अनुपात n के अनुपात में, m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। और एक बात पता चलती है, न सिर्फ विभाजित करता है बल्कि अंतः विभाजित करता है। आप देखिए चित्र में, ये O है, अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ठीक है, अगर अंतः विभाजित करता है तो वेक्टर OB के लिए क्या फॉर्मूला बनता था आपका? MOC, M वेक्टर OC प्लस N वेक्टर OA अपॉन M प्लस N। OB की जगह पर क्या लिखना चाहिए? OB की वैल्यू हमने सब ये निकाली है यहां पर 5i कैप माइनस 2k कैप, 5i कैप माइनस 2k कैप, m इंटू OC, m को OC से मल्टीप्लाई करना है आपको। m OC की जगह पर है 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप प्लस n OA, OA की वैल्यू ये है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप अपॉन m प्लस n। ये इस तरीके से अब इसे सॉल्व करना है और m और n के बारे में हमें पता लगाना है। भाई जगह नहीं है, आप एक काम करें, इसमें नोट कर लीजिए, फिर हम इसको यहां सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। देखिए m प्लस n को आप इधर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो पहले m को गुणा करवाइए, क्या लिखेंगे आप? 5m i कैप, या तो ऐसे ना करें, आप ऐसे अलग अलग मल्टीप्लाई मत करिए, आप ऐसे कर लीजिए। देखिए 5m प्लस n i कैप माइनस, अब m प्लस n का 2k कैप से गुणा करेंगे तो क्या लिखा जाएगा? 2m प्लस n k कैप इज इक्वल टू, उधर देखिए थोड़ा सा, हम i कैप, j कैप और k कैप सब अलग अलग कर लेते हैं। अगर i कैप यहां से और यहां से ले लिया जाएगा तो क्या आएगा? 11m प्लस n, देखो ध्यान से, 11m प्लस n, और ये क्या आ जाएगा? i कैप। ठीक है, j कैप की जब बारी आएगी तो ये इसमें आएगा 3m, ये आएगा माइनस 2n, तो ये बन जाएगा 3m माइनस 2n j कैप, 3m माइनस 2n j कैप। k कैप के बारे में अगर आप देखेंगे तो 7m माइनस 8n, 7m माइनस 8n और k कैप। अब आप एक चीज थोड़ा सा देखें, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ जो भी है ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, तो दो वेक्टर एक दूसरे के बराबर हैं। आप देखिए बराबर का निशान लगा हुआ है। आप बता सकते हैं कि जब दो सदिश एक दूसरे के बराबर होते हैं तो क्या उनके लिए हम तरीका लगाते हैं? दोनों सदिशों के i कैप, j कैप और k कैप के जो संगत गुणांक होंगे वो आपस में कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। इधर i कैप का गुणांक क्या है? इधर i कैप का गुणांक है 5m प्लस 5n, उधर i कैप का गुणांक क्या है? 11m प्लस n। सॉल्व करिए इसको, बस कुछ करने की आवश्यकता नहीं है,
इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए इसको, तो इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर भेज देंगे। 5m माइनस 11m इज इक्वल टू n माइनस 5n, ये आ जाएगा माइनस 6m, ये आ जाएगा माइनस 4n, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। m अपॉन n की वैल्यू क्या आएगी, 4/6, या m अपॉन n इज इक्वल टू 2/3। ये 2:3 के अनुपात में विभाजित कर देगा, 2:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। समझ आया कि नहीं आया आपको? आया। तो ये सेक्शन फॉर्मूला इसको कहते थे, विभाजन सूत्र। आपको इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है, पहले की एक्सरसाइजेज में रहा है, ये विभाजन सूत्र में लगा है। और एक चीज देखिए कितना आसान है, यहां पर इतना तो आपको करना पड़ेगा, बाद में फिर के कैप के गुणांक को बराबर नहीं करना है, किसी आई कैप जे कैप, हम तो कहते हैं जी कैप के गुणांक को बराबर करो आप यार। तो आपको ये लगेगा ऐसा तो नहीं है कहीं कि आई कैप के गुणांक को बराबर करने से ही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। आप अगर दो तरफ के कैप के गुणांक बराबर करते ना, फिर भी आंसर आता आपका। और इस सवाल में मैं तो कहूंगा कि आप जे कैप के गुणांक को बराबर करो। क्यों? क्योंकि इधर जे है ही नहीं, उधर जे है। उधर जे कैप का गुणांक क्या है, 3m माइनस 2n, और इधर जब जे कैप है नहीं तो क्या लिखेंगे आप, 0। आप फिर से सॉल्व करेंगे तो 3m इज इक्वल टू 2n मिलेगा, m अपॉन n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3। तो ऐसा नहीं है कि आप आई कैप के गुणांक को बराबर करोगे तो ही आंसर आएगा। आप दोनों पक्षों के जे कैप के गुणांक बराबर कर लें, दोनों पक्षों में के कैप के गुणांक बराबर कर लें, तीनों प्रकार में किसी भी एक प्रकार को यूज करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है ना? तो 2:3 ही आ जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको टाइम हो जाएगा, तो फिर आज हम इतना ही रख लेते हैं मैथमेटिक्स में। आगे और पढ़ाई करेंगे, आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन अगली क्लास पे कर लेते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।